नमस्कार, मनी नाइन के वीकेंड स्पेशल शो कंपनी नामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर। कंपनी नामा में हम आपको बीते कारोबारी हफ्ते यानी सोमवार से शुक्रवार की कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत की बड़ी खबरों के बारे में बताते हैं। साथ ही ऐसी खबरों पर भी फोकस करते हैं जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है, हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार के जरिए। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इस हफ्ते की खबरों का सफर। पहले बात कर लेते हैं कॉर्पोरेट से जुड़ी हुई इस हफ्ते की तमाम बड़ी सुर्खियों की, और पहली खबर है अपोलो हॉस्पिटल से जुड़ी हुई। अपोलो हॉस्पिटल्स ने इस हफ्ते अपनी जो सब्सिडरी है उसमें हिस्सा बढ़ाने की घोषणा की है। आईएफसी से अपोलो हेल्थ यानी AHLL से 31% हिस्सेदारी खरीदी जाएगी। AHLL आपको बता दें अपोलो हेल्थ एंड लाइफस्टाइल है, जो कि इसकी सब्सिडरी कंपनी है, जिसमें 1254 करोड़ रुपए की रकम में ये हिस्सेदारी खरीदने का सौदा तय हुआ है। दरअसल इस सौदे के पीछे कंपनी की एक तो ओनरशिप कंसोलिडेशन और दूसरा हेल्थ केयर स्ट्रैटेजी को मजबूत करने की मंशा है। 15 सितंबर को अपोलो हॉस्पिटल्स के शेयर ने खुलने के कुछ ही मिनटों में 7,956 रुपये का हाई छुआ, लेकिन क्लोजिंग करीब 0.25% नीचे 7,821 रुपये 50 पैसे के स्तर पर देखने को मिली। 17 सितंबर को भी इस कंपनी को लेकर खबर थी कि नई दिल्ली में महिलाओं के लिए समर्पित कैंसर सेंटर इस कंपनी की ओर से शुरू किया गया है। महिलाओं के लिए समर्पित ये एशिया का पहला कैंसर सेंटर होगा। एक अच्छी खबर थी इस कंपनी के लिए, और इसके ऊपर 17 सितंबर को हमने रिएक्शन भी देखा। अपोलो हॉस्पिटल के शेयर में उस दिन 7,911 रुपये का हाई लगाने के बाद करीब 1/4% ऊपर 7,869 रुपये 50 पैसे के स्तर पर कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। बड़े ऑर्डर्स मिलने की उम्मीद में डिफेंस शेयरों में इस हफ्ते काफी एक्शन देखने को मिला। इंडियन एयरफोर्स के प्रस्ताव की समीक्षा रक्षा मंत्रालय की ओर से की जा रही है, ऐसा इस हफ्ते खबर थी। आपको बता दें इंडियन एयरफोर्स का 114 मेड इन इंडिया राफेल विमान खरीदने का प्रस्ताव है, जो कि डसॉल्ट एविएशन घरेलू कंपनियों के साथ मिलकर बनाएगी। डसॉल्ट एविएशन आपको बता दें फ्रांस की कंपनी है, और माना जा रहा है कि अगले कुछ हफ्तों में प्रस्ताव के ऊपर विचार किया जा सकता है। रक्षा सचिव यानी कि डिफेंस सेक्रेटरी की अध्यक्षता में डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड इस प्रस्ताव के ऊपर विचार करेगा। 15 सितंबर को डिफेंस शेयरों में 4.5% तक की मजबूती के साथ कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। वोडाफोन आइडिया के लिए एक उम्मीद की किरण जागती हुई दिखी है। एजीआर बकाये पर खबर पहले ये आई कि सुप्रीम कोर्ट में इस हफ्ते सुनवाई की तारीख तय हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में एजीआर बकाये पर 19 सितंबर को कार्रवाई होगी या फिर सुनवाई होगी। ये 15 सितंबर को निकल के सामने आया था, और उस दिन वोडाफोन आइडिया के शेयर में 8 रुपये 38 पैसे का हाई लगाने के बाद करीब 7.25% ऊपर 8 रुपये 21 पैसे के स्तर पर कारोबार का अंत देखने को मिला। 19 सितंबर को खबर थी कि ये सुनवाई हुई, और इसमें सरकार जो कि एक पार्टी है उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि एजीआर मामले में ये जो सुप्रीम कोर्ट है उनको ज़रूर इस पर ध्यान देना चाहिए। इनफैक्ट कुछ तो समाधान की ज़रूरत है जहाँ तक एजीआर मामले की बात है या फिर एजीआर बकाये की बात है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई अगले शुक्रवार यानी कि 26 सितंबर को होगी, लेकिन वोडाफोन आइडिया के लिए एक उम्मीद की किरण जरूर जागती हुई दिखी, जिसके ऊपर 19 सितंबर को शेयर में एक बड़ा रिएक्शन देखने को मिला। 7 रुपये 81 पैसे का लो लगा दिन के दौरान, लेकिन जब ये खबर आई कि सरकार ने ऐसा बोला है तो उसके बाद अच्छे खासे दमदार तेजी के साथ इस स्टॉक में कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। इंडस टावर्स में प्रमोटर कंपनी अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रही है। प्रमोटर कंपनी है भारती एयरटेल, जिसने अतिरिक्त 57,60,000 शेयरों की खरीदारी की है, और ये 5 से 10 सितंबर के दौरान खरीदी गए हैं। 1 सितंबर को 50.22% के मुकाबले इनका जो हिस्सा है यानी कि भारती एयरटेल का हिस्सा इस कंपनी में बढ़कर 50.44% पर पहुंचता हुआ दिखा है। 25 अगस्त से 1 सितंबर के दौरान भी 68,76,000 शेयरों की खरीदारी की गई है। इस खबर के ऊपर 15 सितंबर को शेयर ने रिएक्ट किया, और इंडस टावर्स के शेयर ने उस दिन 369 रुपये 55 पैसे का इंट्राडे हाई छुआ, लेकिन क्लोजिंग करीब ½ % नीचे 359 रुपये 80 पैसे के स्तर पर देखने को मिली। इस हफ्ते मारुति सुजुकी के शेयर ने 16,000 का लेवल भी पार कर लिया, यानी कि नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचता हुआ दिखा। दरअसल खबर थी कि इन्होंने विक्टोरिस जो कि इनकी नई एसयूवी है उसकी शुरुआती कीमत की घोषणा कर दी है। 10,49,900 रुपये से इसकी कीमत शुरू होगी, जो कि एक एसयूवी गाड़ी समझी जा रही है, और 22 सितंबर यानी कि अगले सोमवार से इसकी बिक्री भी शुरू होती हुई नजर आएगी। ये खबर 16 सितंबर को आई थी, और उस दिन मारुति सुजुकी के शेयर में 2% से ज़्यादा की मजबूती के साथ 15,592 रुपये के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग हुई, और दिन के दौरान शेयर ने 15,594 रुपये की रिकॉर्ड ऊंचाई को भी छुआ था। कैनरा एचएसबीसी लाइफ के आईपीओ का रास्ता साफ होता हुआ नजर आया। दरअसल कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस के आईपीओ को सेबी से हरी झंडी मिल गई है, मंजूरी मिल गई है। आईपीओ के लिए इस कंपनी को
अपडेटेड DRHP दाखिल करने के लिए भी मंजूरी मिल गई है। इस IPO में करीब 24 करोड़ शेयरों का OFS होगा, यानी कि कोई फ्रेश इशू नहीं होगा, जिसमें कैनरा बैंक जो कि एक शेयर होल्डर है वो करीब 14.25 करोड़ शेयर, PNB दूसरा शेयर होल्डर है जो 9.5 करोड़ शेयर बेचेगा और HSBC की ओर से भी इस IPO में 47 लाख शेयरों की बिक्री की जाएगी। 16 सितंबर को कैनरा बैंक का शेयर आधे % से ज़्यादा की मजबूती लेकर, वहीं PNB का शेयर मामूली गिरावट लेकर बंद होता हुआ नजर आया। ड्रीमफोक्स ने अपना एयरपोर्ट लॉन्च कारोबार बंद कर दिया है। दरअसल इस कंपनी ने भारत में एयरपोर्ट लॉन्च कारोबार को डिसकंटिन्यू करने की घोषणा की है। हालांकि इन्होंने कहा कि अन्य जो घरेलू सेवाएं हैं, जो डोमेस्टिक सर्विसेज हैं और ग्लोबल लॉन्च बिजनेस अभी भी कंपनी की ओर से जारी रहेगा। लॉन्च ऑपरेटर्स को कार्ड नेटवर्क्स और पैसेंजर से जोड़ने का ये कंपनी काम करती है। एक्चुअली ये कंपनी एक एग्रीगेटर है, लेकिन आपको बता दें कि अदानी जैसे एयरपोर्ट ऑपरेटर्स के सीधे सेवाएं शुरू करने से इस कंपनी के कारोबार में काफ़ी ज़्यादा चुनौतियां देखने को मिली थी। अगस्त में खबर आई थी कि इस कंपनी ने 3 ग्राहकों के कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की भी घोषणा की थी, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट देते हैं इनको, वो अपने कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म कर सकते हैं। ग्लोबल लॉन्च बिजनेस के विस्तार पर कंपनी ने उस समय कहा था कि हम फोकस करेंगे, क्योंकि घरेलू बिजनेस फिर खत्म होता हुआ दिखेगा। और इससे पहले भी इनफैक्ट आप देखेंगे जुलाई महीने में भी कंपनी ने अनाउंसमेंट किया था कि इनके जो 2 क्लाइंट्स हैं, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक, उनके साथ ये जो अपने प्रोग्राम्स रन करते हैं उनको बंद कर दिया जाएगा। तो चुनौतियां काफ़ी ज़्यादा हैं और अब जब बिजनेस फाइनली बंद हो गया तो उसके ऊपर 17 सितंबर को शेयर ने रिएक्ट किया। उस दिन ड्रीमफोक्स के शेयर में 5% का लोअर सर्किट लग गया और 131 रुपये 7 पैसे के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग हुई। टाटा ग्रुप की 2 कंपनियों से भी बड़ी होती हुई दिखी है जोमैटो। मार्केट कैप के लिहाज से देखें तो 16 सितंबर को इस कंपनी ने एक कीर्तिमान हासिल किया। इस कंपनी का मार्केट कैप 3,13,000 करोड़ पर पहुंचता हुआ दिखा और इस तरह इस कंपनी ने टाटा ग्रुप की 2 कंपनियां टाटा मोटर्स और टाइटन को मार्केट कैप की रेस में पीछे पछाड़ दिया, क्योंकि टाटा मोटर्स का मार्केट कैप 2,64,000 करोड़ और टाइटन का मार्केट कैप 3,12,000 करोड़ रुपए है। इसके अलावा आप देखें तो अदानी पोर्ट्स, ONGC, BEL, अदानी एंटरप्राइजेस, ये लंबी लिस्ट है जिसमें इस कंपनियों को इस कंपनी ने मार्केट कैप के लिहाज से पीछे पछाड़ दिया है। मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो इस कंपनी की निफ्टी 50 के टॉप 25 क्लब में भी एंट्री होती हुई दिखी है। इस पर 16 सितंबर को हमने रिएक्शन देखा। इटर्नल के शेयर में उस दिन करीब 1.25% की बढ़त के साथ 327 रुपये 15 पैसे पर डे हाई के करीब जाकर कारोबार की क्लोजिंग हुई। कमोडिटी मार्केट में बैंकों और FPIs यानी कि विदेशी निवेशकों की भी एंट्री हो सकती है, ऐसा एक रिपोर्ट के हवाले से खबर निकल के सामने आई। दरअसल कमोडिटी मार्केट का दायरा बढ़ाने के ऊपर विचार किया जा रहा है मार्केट रेगुलेटर सेबी की ओर से। एक रिपोर्ट के मुताबिक बैंक्स और FPIs को कमोडिटी मार्केट में एंट्री मिल सकती है, ऐसा खुद सेबी चेयरमैन तुहिन कांत पांडे की ओर से संकेत दिए गए हैं। MCX के एक इवेंट में वो बातचीत कर रहे थे, उसके दौरान उन्होंने ये संकेत दिए, जिसके ऊपर 17 सितंबर को MCX के शेयर ने रिएक्ट किया। उस दिन इस शेयर में 8,035 रुपये तक का हाई बनता हुआ दिखा और करीब 4.25% की मजबूती लेकर यह शेयर उस दिन 7,923 रुपये के स्तर पर जाकर बंद हुआ। येस बैंक में SBI समेत कई बैंकों ने इस हफ्ते अपनी हिस्सेदारी कम की है या फिर बेची है। SBI ने, आपको बता दें, 13.18% हिस्सा बेचने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। 8,889 करोड़ रुपए में SMBC यानी सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन को यह हिस्सेदारी बेची गई है और ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद SBI की इस बैंक में हिस्सेदारी घटकर 10.8% पर पहुंच गई है। SBI के अलावा बंधन बैंक ने भी 21 रुपये 50 पैसे के स्तर पर 15 करोड़ 39 लाख शेयरों की बिक्री की है, जिसके बाद इनकी हिस्सेदारी घटकर 1/4% के भी नीचे आ गई है। और इसके साथ साथ फेडरल बैंक ने भी इतने रेट पर यानी कि 21 रुपये 50 पैसे पर 16 करोड़ 62 लाख शेयरों की बिक्री की है। SMBC ने 6,900 करोड़ रुपए की रकम में इन दोनों बैंकों से ये हिस्सेदारी खरीदी है। 17 सितंबर को ये प्रक्रिया पूरी हुई और उस दिन येस बैंक के शेयर में 20 रुपये 87 पैसे का लो लगाने के बाद करीब 1/4% ऊपर 21 रुपये 7 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। 18 सितंबर को भी खबर थी कि SMFG की ओर से कार्लाइल ग्रुप से 4.25% के आसपास की हिस्सेदारी खरीदी जाएगी। प्रक्रिया पूरी होने के बाद बैंक में पूरे ग्रुप की जो हिस्सेदारी है SMFG की, वो बढ़कर 24.2% पर पहुंच जाएगी। 18 सितंबर को येस बैंक के शेयर में 21 रुपये 31 पैसे का हाई लगाने के बाद करीब 1/4% नीचे 21 रुपये 10 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग हुई। एक्जोनोबल इंडिया को खरीदने के एक कदम और करीब पहुंच गई है JSW पेंट्स। दरअसल JSW पेंट्स को CCI से
हिस्सा खरीद के लिए मंजूरी मिल गई, यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की भी हरी झंडी मिल गई है। 75% हिस्सेदारी खरीदने के लिए इन दोनों कंपनियों के बीच में करार होता हुआ दिखा था और 17 सितंबर को इस खबर के ऊपर रिएक्शन आया। एक्जो नोबल का शेयर उस दिन 3414 रुपये 90 पैसे का हाई लगाने के बाद करीब 1/4% नीचे 3371 रुपये के स्तर पर जाकर बंद हुआ। अपोलो टायर्स इंडियन क्रिकेट टीम की लीड स्पॉन्सर बन चुकी है। जी हां, 2.5 साल के लिए इंडियन क्रिकेट टीम की ये जर्सी स्पॉन्सर करते हुए नजर आएंगे। ड्रीम 11 को इस कंपनी ने रिप्लेस किया है और 2027 तक ये इंडियन क्रिकेट टीम के लीड स्पॉन्सर रहेंगे। बीसीसीआई को हर मैच के लिए ये 4.5 करोड़ रुपए का भुगतान करेंगे, जो कि पहले 4 करोड़ रुपए था। तो एक सिग्निफिकेंट जंप है, बड़ा रकम पे करने के लिए ये तैयार हैं, जिसके बाद ये लीड स्पॉन्सर बने हैं। इस पर 17 सितंबर को अपोलो टायर्स के शेयर ने खुलने के कुछ ही मिनटों में 499 रुपये का हाई छुआ, लेकिन क्लोजिंग करीब 1% नीचे 482 रुपये 90 पैसे के स्तर पर जाकर देखने को मिली। यूग्रो कैपिटल को आरबीआई से इस हफ्ते एक अहम मंजूरी मिली है। प्रोफेक्टस कैपिटल को खरीदने के लिए आरबीआई से हरी झंडी मिल गई है। 1400 करोड़ रुपए में ये डील होगी, जिसमें 100% हिस्सा इस कंपनी का खरीदा जाएगा और हाल में इस कंपनी ने इक्विटी के जरिए रकम जुटाई थी, उसमें से कुछ हिस्सा इस डील को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। 18 सितंबर को यूग्रो कैपिटल के शेयर में 166 रुपये 78 पैसे का लो लगाने के बाद करीब आधा % नीचे 171 रुपये पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। पूना वाला फिनकॉर्प का शेयर इस हफ्ते रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचता हुआ दिखा। दरअसल प्रमोटर को 3 करोड़ 31 लाख शेयर जारी करने की बोर्ड से मंजूरी मिल गई है। प्रमोटर ग्रुप एंटिटी है राइजिंग सन होल्डिंग्स, जिसको ये शेयर जारी किए जाएंगे। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए ये शेयर प्रमोटर्स को जारी किए जाएंगे 452 रुपये 51 पैसे के दाम पर, जिसके जरिए इस कंपनी के पास 1500 करोड़ रुपए की रकम आती हुई दिखेगी। 18 सितंबर को इस खबर के चलते शेयर ने 513 रुपये 35 पैसे का रिकॉर्ड हाई छुआ और करीब 12.5% की मजबूती लेकर 502 रुपये 30 पैसे के स्तर पर जाकर बंद हुआ। कोहेंस लाइफ साइंसेज यानी सुवेन फार्मा 14 अगस्त के बाद कोहेंस लाइफ साइंसेज के शेयर में बड़ी गिरावट देखने को मिली। दरअसल इस हफ्ते इस कंपनी के शेयरों में ब्लॉक डील हुई थी। 3 करोड़ 42 लाख शेयरों की ब्लॉक डील हुई, जो कि 8.9% हिस्से के बराबर है। करीब 906 रुपये 50 पैसे के दाम पर 3073 करोड़ रुपए की रकम में यह सौदा हुआ, जिसमें प्रमोटर ग्रुप एंटिटी है जसमिरल होल्डिंग्स, जिसने 8.9% हिस्सेदारी बेची है। पहले ये 5.1% हिस्सा बेचना चाहते थे, लेकिन इसको बाद में ऊपर की ओर रिवाइज किया, यानी कि जो ब्लॉक डील ऑफर साइज का उसको ऊपर की ओर रिवाइज किया गया था। जून अंत तक आपको बता दें जसमिरल होल्डिंग्स के पास इस कंपनी का 33.08% हिस्सा था। 18 सितंबर को शेयर में 8% तक की गिरावट देखने को मिली इंट्राडे में, लेकिन क्लोजिंग करीब 6% की गिरावट के साथ 909 रुपये 80 पैसे के स्तर पर हुई। डिक्सन टेक्नोलॉजीज ये स्टॉक फोकस में था क्योंकि इनकी जो मोबाइल और आईओटी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता है वो बढ़ने जा रही है। वो इसलिए क्योंकि कुंचन क्यूटेक माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स ये कंपनी है जिसका ये 51% हिस्सा खरीदने जा रहे हैं। 553 करोड़ रुपए की रकम में इन दोनों कंपनियों के बीच में सौदा तय हुआ है। क्यू टेक्नोलॉजी सिंगापुर से 428 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे जाएंगे और 125 करोड़ रुपए के नए शेयरों को ये कंपनी सब्सक्राइब करेगी, जिसके जरिए सौदा पूरा होता हुआ नजर आएगा। इनफैक्ट इस सौदे के लिए जुलाई 2025 में इस कंपनी ने पहले से ही एक एग्रीमेंट की घोषणा भी की थी और इस डील से कंपनी की मोबाइल और आईओटी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो एक तरह से देखा जाए एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन का स्टेप है जो कि इस कंपनी की ओर से लिया गया। इस पर 18 सितंबर को डिक्सन टेक के शेयर ने 18,354 रुपये का इंटरडे हाई छुआ और करीब 1.25% ऊपर 18,327 रुपये पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। बायोकॉन की सब्सिडरी को इस हफ्ते 2 अहम मंजूरियां मिलती हुई दिखी। इनकी सब्सिडरी है बायोकॉन बायोलॉजिक्स, जिसको यूएस एफडीए यानी कि यूएस के ड्रग रेगुलेटर से अहम मंजूरियां मिली हैं। 2 बीमारियां हैं, एक तो है ऑस्टोपोरोसिस और दूसरा बोन लॉस, जिसकी दवा को इस कंपनी की ओर से यूएस एफडीए की ओर से इस कंपनी को मंजूरी मिली है, जिस पर 18 सितंबर को हमने रिएक्शन देखा। बायोकॉन का शेयर उस दिन 369 रुपये 80 पैसे का हाई लगाने के बाद डे हाई के बेहद करीब 4.25% की मजबूती लेकर 369 रुपये 40 पैसे के स्तर पर जाकर बंद हुआ। आईपीओ लॉक इन खुलने से मजबूत बाजार में भी पीएन गाडगिल का शेयर फिसलता हुआ नजर आया। इस कंपनी के शेयर होल्डर्स का 1 साल का आईपीओ लॉक इन इस हफ्ते खत्म हुआ। 8.57 करोड़ शेयर या यूं कहें 63% हिस्सेदारी का लॉक इन खुलता हुआ दिखा, यानी कि 5,441 करोड़ रुपए के शेयर ट्रेडिंग के लिए बाजार में उपलब्ध हो गए। 18 सितंबर को पीएन गाडगिल के शेयर ने शुरुआती कुछ मिनटों में 645 रुपये का हाई जरूर छुआ, लेकिन दबाव इतना था कि क्लोजिंग करीब 1.5% नीचे 627 रुपये के स्तर पर जाकर देखने को मिली।
हिंडे मोटर इंडिया ने इस हफ्ते अपने एम्प्लॉयज के साथ, अपने कर्मचारियों के साथ वेज सेटलमेंट एग्रीमेंट किया है। इनकी जो कर्मचारी यूनियन है UUHE, उनके साथ इन्होंने एक वेज सेटलमेंट एग्रीमेंट किया है, जिसके तहत कर्मचारियों की सैलरी में 31,000 रुपये प्रति महीना की बढ़ोतरी होगी। 1 साल नहीं, 3 साल में ये एप्लीकेबल होगा। पहले साल 55%, दूसरे साल 20% और तीसरे साल 20% से कर्मचारियों की जो सैलरी है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और ये लागू हो जाएगा 1 अप्रैल 2024 से और 31 मार्च 2027 तक इनकी सैलरी इस रेशो में बढ़ती हुई नजर आएगी। इससे पहले भी जुलाई 2022 में इस कंपनी ने लॉन्ग टर्म वेज एग्रीमेंट अपने कर्मचारियों के साथ साइन किया था। 19 सितंबर को शेयर ने 2,754 रुपये की रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ और पूरे हफ्ते में अच्छी खासी मजबूती स्टॉक में देखने को मिली। चलिए बात करते हैं प्राइमरी मार्केट की। इस हफ्ते 3 नई कंपनियों ने मार्केट में दस्तक दी है, जिसमें पहला नाम है अर्बन कंपनी का, जिसकी लिस्टिंग बेहद शानदार रही। इस कंपनी की लिस्टिंग 162 रुपये 25 पैसे के भाव पर हुई। NSE का ये भाव है, यानी कि 57.5% के प्रीमियम पर शेयर लिस्ट हुआ, क्योंकि इसका इशू प्राइस 103 रुपये प्रति शेयर तय किया गया था। इसको रिस्पॉन्स बहुत ज़बरदस्त मिला था, 103 गुना से ज़्यादा IPO भरा था, जिससे इस कंपनी ने 1900 करोड़ रुपये की रकम जुटाई है। फ्रेश इशू का पोर्शन छोटा था, 472 करोड़ रुपये कंपनी को मिले हैं, लेकिन OFS के जरिए मौजूदा निवेशकों ने 1428 करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं। 17 सितंबर को लिस्टिंग के बाद शेयर ने 179 रुपए का हाई छुआ और 162 रुपए 25 पैसे का लो छुआ और 64% के प्रीमियम के साथ 169 रुपए के स्तर पर जाकर कारोबार की क्लोजिंग हुई। दूसरा नाम है देव एक्सेलरेटर का, जिसकी सुस्त लिस्टिंग हुई, लेकिन उसके बाद लोअर लेवल से रिकवरी देखने को मिली। 61 रुपए के भाव पर NSE पर यह सपाट खुला, क्योंकि इशू प्राइस भी इतना ही था, यानी कि 61 रुपये था। इसको रिस्पांस हालांकि अच्छा मिला था, 64 गुना के आसपास ये सब्सक्राइब हुआ था, जिसके जरिए इस कंपनी ने 143 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है, जो कि पूरी तरह से फ्रेश इशू था। OFS का कोई पार्ट नहीं था। 17 सितंबर को लिस्टिंग के बाद शेयर ने 64 रुपये 5 पैसे का हाई और 59 रुपये का लो छुआ और 5% के अपर सर्किट पर 64 रुपये 5 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। तीसरा नाम है श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र का, जिसकी लिस्टिंग अच्छी रही। ऐसा इसलिए क्योंकि NSE पर यह शेयर 188 रुपये 50 पैसे के भाव पर लिस्ट हुआ, यानी कि 14.25% प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई, क्योंकि इशू प्राइस 165 रुपये प्रति शेयर था। 60 गुना से ज़्यादा ये इशू भी सब्सक्राइब हुआ था, जिसके जरिए इस कंपनी ने 401 करोड़ रुपये के आसपास की रकम जुटाई है। पूरी तरह से ये फ्रेश इशू था, OFS का कोई पार्ट नहीं था और 17 सितंबर को लिस्टिंग के बाद शेयर ने 191 रुपये का हाई छुआ और 182 रुपये 60 पैसे का लो भी छुआ और इशू प्राइस से करीब 13% ऊपर 187 रुपये के स्तर पर जाकर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। तो ये थी बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी तमाम बड़ी सुर्खियां। चलिए अब रुख करते हैं ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। आपको ले चलते हैं हमारे खास सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है ऑन द रडार, और इस सेगमेंट की पहली खबर आपको बताते हैं, जो कि है अदानी ग्रुप से जुड़ी हुई। अदानी ग्रुप इस हफ्ते कई खबरों के चलते फोकस में रहा। इस हफ्ते इनको क्लीन चिट भी मिली है, लेकिन इसके साथ साथ खबर यह भी थी कि अदानी एंटरप्राइजेस को 4081 करोड़ रुपए का केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट का LOA मिला है। सोनप्रयाग और केदारनाथ के बीच 6 साल में ये प्रोजेक्ट पूरा होता हुआ दिखेगा। 13 किलोमीटर लंबा ये रोपवे है, जिसका सफर मात्र 36 मिनट में पूरा कर लिया जाएगा और 16 सितंबर को अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर में इस खबर के चलते 2,415 रुपये 80 पैसे तक का ओपनिंग हाई लगा, लेकिन क्लोजिंग करीब 0.25% ऊपर 2,401 रुपये के स्तर पर जाकर देखने को मिली। 19 सितंबर को ग्रुप के लिए बहुत बड़ी और अहम खबर आई, यानी कि शुक्रवार के दिन इस पर रिएक्शन दिखा। गुरुवार की शाम को इनफैक्ट एक खबर आई थी, जिसमें हिंडनबर्ग मामले में सेबी यानी कि मार्केट रेगुलेटर ने इस ग्रुप के लिए फाइनल ऑर्डर जारी किया और इनको पूरी तरह से क्लीन चिट दे दी और बरी कर दिया। 3 कंपनियों का नाम था इसमें, अदानी पोर्ट्स, अदानी पावर और अदानी एंटरप्राइजेस, जिनको ये क्लीन चिट मिली है। और इसके साथ साथ गौतम अदानी साहब के भाई राजेश अदानी, खुद गौतम अदानी और 3 अन्य को हिंडनबर्ग के आरोपों से बरी कर दिया गया है। अदानी ग्रुप ने किसी तरह का कोई उल्लंघन नहीं किया है, ऐसा सेबी के ऑर्डर में लिखा हुआ था और यही कारण है कि हिंडनबर्ग ने सेबी नियमों के उल्लंघन का जो आरोप लगा था उसके बावजूद इनके ऊपर कोई जुर्माना नहीं लगाया। इनफैक्ट आरोप ऐसे लगे थे कि इन्होंने शेयरों में हेराफेरी की है, सेबी नियमों का उल्लंघन किया है और उसके साथ साथ इनसाइडर ट्रेडिंग भी की है और शेल कंपनियों के जरिए इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग भी की है। लेकिन ग्रुप कंपनियों या मैनेजमेंट पर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया है, क्योंकि कोई भी मामला, कोई भी जो आरोप था उसमें किसी भी तरह का कोई दम नहीं पाया गया है सेबी की ओर से। 19 सितंबर को अदानी ग्रुप के शेयरों में जबरदस्त मजबूती के साथ कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। KRBL के कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर सवाल उठने से निवेशकों में इस हफ्ते घबराहट देखने को मिली। कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की इस हफ्ते बैठक हुई थी और ये बैठक हुई इनके एक डायरेक्टर अनिल चौधरी के इस्तीफे के बाद, जिन्होंने अपने इस्तीफे के साथ साथ इस कंपनी में
कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के ऑब्जर्वेशंस पर थर्ड पार्टी की नियुक्ति की जाएगी और 30 दिन के अंदर बोर्ड को ये जो थर्ड पार्टी है वो रिपोर्ट भी सौंपेगी। लेकिन शेयर में रिएक्शन जरूर देखने को मिला। 15 सितंबर को शेयर में 3 साल की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली और 9.5% की गिरावट के साथ शेयर 402 रुपये के स्तर पर जाकर बंद होता हुआ दिखा। डीमर्जर पर इस हफ्ते वेदांता में एक सुनवाई हुई थी एनसीएलटी में, जिसका इंपैक्ट हमने शेयर में भारी उठापटक के रूप में देखा। डीमर्जर प्रक्रिया पर सरकार ने एनसीएलटी में अपना पक्ष रखा है और सरकार ने ऐसा कहा है कि डीमर्जर के इस्तेमाल से कहीं कंपनी ऐसा तो नहीं कर रही कि जो बकाया वसूली है उसको ये कंपनी विफल करने की कोशिश कर रही है। मामले में और कानूनी खुलासे की जरूरत नहीं है, ऐसा कंपनी की ओर से जो एक बयान है वो जारी होता हुआ दिखा, जिसके ऊपर इनिशियली जो रिएक्शन है शेयर में पॉजिटिव साइड पर देखने को मिला। 17 सितंबर को कंपनी के बयान के बाद शेयर में 471 रुपये तक का उछाल भी देखने को मिला, पर कारोबार का अंत करीब 1.25% नीचे 455 रुपये 55 पैसे के स्तर पर हुआ। अक्टूबर में अब इस मामले में अगली सुनवाई होगी। मैंशन हाउस ब्रांड मामले में तिलकनगर इंडस्ट्रीज को एक बड़ी राहत मिली है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। अलाइड ब्लेंडर्स के खिलाफ मामले में जो फैसला है वो इस कंपनी के पक्ष में आता हुआ दिखा है। मैंशन हाउस ब्रांड मामले से जुड़ा हुआ ये मामला जिसमें कंपनी को राहत मिली है, वो सुप्रीम कोर्ट ने किया क्या है कि अलाइड ब्लेंडर्स को इस ब्रांड के तहत यानी कि मैंशन हाउस ब्रांड के तहत कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने से रोक दिया गया है। इसके ऊपर 17 सितंबर को हमने रिएक्शन देखा। तिलकनगर इंडस्ट्रीज के शेयर में खुलते ही 483 रुपये 55 पैसे का हाई तो लगा, लेकिन क्लोजिंग 2% से ज्यादा की गिरावट के साथ 469 रुपये 80 पैसे के स्तर पर देखने को मिली। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। खबरों के सिलसिले को यहीं पर विराम देते हैं, पर अगले शनिवार को आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए मनी 9 के साथ, क्योंकि मनी 9 आपके लिए लेकर आया है मनी 9 प्राइम मेंबरशिप, जिसमें हमारे एक्सक्लूसिव कंटेंट जानकारी को देखने के लिए, अपनी स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स पोर्टफोलियो से जुड़ी उलझनों का जवाब पाने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे प्राइम प्लान्स को। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के यूट्यूब पेज पर जाइए, ज्वाइन बटन को प्रेस कीजिए, 3 विकल्प आपको मिलेंगे, प्लान चुनिए, पेमेंट कीजिए और बन जाइए हमारे प्राइम मेंबर। और विदा होने से पहले एक ज़रूरी बात, अगर आपको हमारा इस हफ्ते का शो अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर करें और अपने दोस्तों, सहयोगियों और रिश्तेदारों को भी इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें। नमस्कार, हैप्पी वीकेंड।